हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 करने वाले हैं, दैट इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। ऐसे एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। एंड वो कौन सा एम्पायर है? रोमन एम्पायर। यस, इस चैप्टर में हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। थोड़ा सा वास्ट है बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में हमारे 2 बहुत पावरफुल एम्पायर जिन्होंने ओवर द यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट इन एरियाज पर रूल किया, एंड वो अपने टाइम के बहुत पावरफुल एम्पायर कहलाए, एंड दैट वर रोमन एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर। आई होप आपने इन दोनों एम्पायर्स का नाम जरूर सुना होगा। एंड ये किस टाइम पीरियड की बात है? अराउंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ एंड 7th सेंचुरी की बीच की ये बात है। ये दोनों ही एम्पायर अपने टाइम के बहुत फेमस हैं एंड पावरफुल हैं, एंड इन दोनों में राइवल्स रहता था, काफी ज्यादा फाइटिंग रहती थी एक दूसरे के खिलाफ, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज या एरिया अपने अंडर कवर कर सकें। अगर हमने वर्ल्ड मैप पे ध्यान दिया है सो हमने देखा है यूरोप एंड अफ्रीका, ये 2 कॉन्टिनेंट सेपरेट हो रहे हैं एक सी से। वेरी फेमस इट इज, जो कि स्पेन से, जो कि वेस्ट में है, और सीरिया जो कि ईस्ट में है, उनसे जाके मिलता है। और जो वो सी है उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का आपने नाम सुना होगा। ये रोमन एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इवन इसको हार्ट ऑफ रोम्स एम्पायर्स कहा जाता है, मेडिटेरेनियन सी को। अगर हम इसकी लोकेशन देखें या ज्योग्राफिकल स्ट्रेच देखें बाउंड्रीज का, तो नॉर्थ में हमें दिखेगा अपनी एम्पायर की जो बाउंड्रीज है वो 2 बड़ी रिवर्स बनाती हैं, एक राइन एंड दूसरी डैन्यूब। ये बात हो गई नॉर्थ की ना। अगर साउथ में देखें तो एक बहुत ह्यूज डेजर्ट हमें देखने को मिलेगा, दैट इज सहारा डेजर्ट। आप सोच रहे होंगे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, तो मैं आपको बता दूं इस कॉन्टिनेंट पर भी रोमन एम्पायर का ही रूल था। अगर हम अपने दूसरे एम्पायर की बात करें, ईरानियन एम्पायर की, पर्शियन एम्पायर, तो वो जो एरिया कंट्रोल करता था उनमें था कैस्पियन सी का साउथ का एरिया, जो कि ईस्टर्न अरबिया तक होता था, एंड कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे इराक, ईरान, ईस्टर्न अरबिया, कैस्पियन सी का जो हमने एरिया देखा है वो, एंड हमारा अफगानिस्तान। तो ये एरिया आता था पर्शियन एम्पायर में। एंड रोमन एम्पायर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट डे यूरोप, इटाली का एरिया, देन अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट, सहारा डेजर्ट, इजिप्ट भी उसमें आता था, एंड थोड़ा वेस्ट एशिया का पार्ट। ऑलराइट, तो ये बात हो गई हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप पे समझाती हूँ। सी सो इस तरह से कुछ हमारा मैप है। ऑलराइट, इसमें देखते हैं। सो ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है कलर्ड, ये सारा हमारा रोमन एम्पायर के अंडर था। दिस इज मेडिटेरेनियन सी। यहाँ अफ्रीका का कुछ पार्ट है, इजिप्ट है, इधर से सीरिया, वेस्ट एशिया से इटालिया, एंड ये हमारे यूरोपियन स्टेट्स, कंट्रीज जो आज के टाइम पे हैं। तो कुछ इस तरह का रोमन एम्पायर का मैप था। अटलांटिक ओशियन तक इनका माना जाता है कि ये एम्पायर स्ट्रेच था। एंड जो हमने 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स के बारे में देखा था वो ये हैं, ठीक है, राइन एंड डैन्यूब। सो ये 2 रिवर्स हैं जो कि हमारे एम्पायर में थी नॉर्थ में। साउथ में हमारा अफ्रीका, कुछ सहारा डेजर्ट का एरिया, एंड ईस्ट एंड वेस्ट में हमने देख लिया स्पेन टू सीरिया। सो कुछ इस तरीके का मैप है हमारे रोमन एम्पायर का। आई होप आपको अब अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा है कि हमारे हिस्टोरियंस के पास काफी लार्ज अमाउंट में, या कहना चाहिए काफी रिच कलेक्शन है सोर्सेज का हमारे एम्पायर को समझने के लिए। एंड उन सोर्सेज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट। टेक्सचुअल सोर्सेज में कौन कौन से आते थे? जैसे कि लेटर्स, स्पीचेस, सर्मन्स, लॉज एक्सेट्रा, मतलब जो इनके नैरेटिव्स थे वो हमारे टेक्सचुअल सोर्सेज में आते हैं। सेकेंड पार्ट है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं इंस्क्रिप्शन एंड पेपिरस, जो कि ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में हमें मिले हैं। काफी लार्ज नंबर्स में हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। सॉरी, इट्स पेपिरी, जो कि पेपिरस ट्री के ब्रांचेस जो होते हैं या उसके बाग से बनता है, तो उस पेपर पे ये लिखा जाता था, उनको हमारी डॉक्यूमेंट्री सोर्स में रखा गया है। थर्ड वन इज मटेरियल रिमेन। मटेरियल रिमेन्स में जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन के बाद पता लगाया मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ, पोट्रीज हैं, कॉइन्स हैं, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा।
एंड इन सब चीज़ों से हमें देखने को मिला है कि हमारा रोमन एम्पायर कल्चरली ज़्यादा डाइवर्स था देन ईरान, देन पर्शियन एम्पायर। नाउ हम अपने एम्पायर पे आते हैं, उसका कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे इतना वास्ट एम्पायर चलता था। रोमन एम्पायर को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली फेज एंड लेटर फेज। फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी का जितना भी टाइम पीरियड है उसको अर्ली एम्पायर में, एंड थर्ड सेंचुरी एंड आफ्टर उसको लेटर एम्पायर में रखा गया है। ना इतना सारा मटेरियल्स मिला है, हमें सोर्सेज मिले हैं, इतना वास्ट एम्पायर है, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता है, तो इसके लिए लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो एम्पायर में काफी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, स्पेनिश, ग्रीक, लैटिन एंड आसपास के एरियाज की भी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेजेस थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए लैटिन और ग्रीक वर्ड यूज होती थी। जैसे कि ईस्ट में रहने वाले अपर क्लासेस के जो लोग थे वो ग्रीक लैंग्वेज में बोलते थे और उसी में लिखते थे, एंड जो वेस्ट में थे वो लैटिन ज्यादा यूज करते थे। एंड जितने भी लोग हो किसी भी एरिया में रहते हो वो सब लोग सब्जेक्ट करते थे एक सिंगल रूलर को, जो कि एम्परर था। नाउ एम्परर की बात की गई है तो फर्स्ट एम्परर ऑगस्टस, इनके द्वारा जो रेजिम स्टैब्लिश हुआ था उसको प्रिंसिपेट कहा गया है, रेजिम कॉल्ड प्रिंसिपेट, एंड इसका टाइम पीरियड है 27 BCE। इससे पहले रोमन एम्पायर जब नहीं था तो रोम में रिपब्लिक या रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, या में हम कह सकते हैं वहां पर सीनेट, जो कि एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्पायर से पहले रोम को कंट्रोल करती थी। एंड ये उन दिनों की बात है जब रोम रिपब्लिक था। एंड प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ये आज के टाइम का रिपब्लिकन स्टेट नहीं है बिल्कुल भी। रिपब्लिक भी एक रिजीम का ही नाम है, जैसे कि ऑगस्टस की रिजीम का नाम प्रिंसिपेट है, उसी तरह जो सीनेट जब पावर्स में थे तो उनकी रिजीम का नाम रिपब्लिक था। सो अब कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि ये रिपब्लिक है, अच्छा इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिकन स्टेट से इसको कनेक्ट बिल्कुल भी मत करना। ऑलराइट, सो कुछ ऐसा था। नाउ अब हमारा रोमन एम्पायर आ गया है, एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ है, तो उसमें जो हमारे फर्स्ट एम्परर है वो है ऑगस्टस। एंड ये जो वर्ड है सीनेट, ये इसी सोसाइटी के रोम के ही लोग थे, लेकिन अमीर लोग जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में रोम को कंट्रोल करते थे, जैसे कि लास्ट पॉइंट में भी बताया हुआ है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, रोमन हिस्ट्रीज जो कि आज सर्वाइव कर रही है ग्रीक में या लैटिन में, वो ज्यादातर सीनेटोरियल बैकग्राउंड के ही लोगों ने लिखा था, मतलब जो कि सीनेट ग्रुप के लोग थे उन्होंने ही इस हिस्ट्री को। सो हमें ये समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में सबसे पहले एम्परर है, उसके बाद सीनेट, एंड आफ्टर सीनेट जो की इंस्टीट्यूशन है पूरे रूल का वो आर्मी। आर्मी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 3 चीजें याद रखनी है, एम्परर, सीनेट एंड आर्मी। आप इनको मेन प्लेयर्स कह सकते हैं पूरे एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। आर्मी जो थी वो एक लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी कहा जाता है एम्पायर में, जो कि अराउंड काफी लार्ज नंबर में अराउंड 6 लाख लोग उसमें एज अ सोल्जर होते थे। एंड ये बात है 4th सेंचुरी की। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग, आपको ये लग रहा होगा कि आर्मी ठीक है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में सबसे एंड में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सीनेट्स थे वो आर्मी से काफी ज्यादा डरते थे और काफी ज्यादा हेट भी करते थे। वाई? बिकॉज ये अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस का सोर्स भी बन सकते हैं। मतलब अगर इनके साथ कुछ भी सही नहीं होगा, जैसे इनको वेजेस सही नहीं दिए जाएंगे या सर्विस कंडीशन अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, तो ये लोग म्यूटिनीज कर देते थे, जिसे आज के टाइम पे हम प्रोटेस्ट कह सकते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन में जब 3rd सेंचुरी में गवर्नमेंट ने फोर्स किया था टैक्स ज्यादा पे करने को फॉर मिलिट्री एक्सपेंडिचर, तो जब किंग अपनी आर्मी पे फोकस करेगा, उस पर ध्यान रखेगा एंड बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि वो एजिटेट हो जाए अगेंस्ट द रूलर, सो इनका काफी ख्याल रखा जाता था और इस बात से सीनेट काफी ज्यादा हेट करते थे। एंड एक इंडिविजुअल एम्परर का सक्सेस तब होता था, उस बात पे डिपेंड होता था जब वो अपनी आर्मी को अच्छे से कंट्रोल करते हुए अपना रूलिंग टाइम वेट गाइस यस सो मैंने ये पॉइंट बता रही थी कि आर्मी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। एंड अगर आर्मी डिवाइड हो गई उनके अपने अंदर के किसी प्रॉब्लम की वजह से या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो उसमें सिविल वॉर का खतरा होता था। तो इसलिए एक अच्छा रूलर, एक अच्छा एम्परर, एक सक्सेसफुल एम्परर तभी माना जाता था जब वो अपनी आर्मी को कंट्रोल करते हुए चले। एंड ऐसा देखा गया है फर्स्ट 2 सेंचुरीज में। 1st एंड 2nd सेंचुरी में ऑलमोस्ट पूरा
जो एम्पायर था वो फ्री ऑफ सिविल वॉर था। एक्सटर्नल वॉरफेयर मतलब दूसरी कंट्रीज या दूसरे एम्पायर से अटैक या ऐसी कुछ सिचुएशन वो भी काफी कम थी। लेकिन इन 2 सेंचुरीज के बाद ऐसा नहीं था, काफी सिचुएशन चेंज हो गई थी, जो हम 3rd सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी काफी ज्यादा मिक्स हो जाएगा वरना आपके माइंड में। अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अच्छे से आराम से समझना है। दोबारा वीडियो को देखिए एंड उसे समझिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द बेल आइकन। गुड बाय।